नाज़रीन, सियासत और कानून के साथ मुईद पीरज़ादा और बाबर सत्तार आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। दो बुनियादी सवाल आज हमारे जहनों पे हैं। एक तो ऐसा लगता है कि हुकूमत ने नॉर्थ वजीरिस्तान में एक्शन करने का एक माइंड बना सा लिया है, डिसाइसिव मोमेंट, एक फीलिंग होती है कि डिसाइसिव मोमेंट की तरफ हुकूमत जो है वो जा रही है। और दूसरा फिर एक फतवे की, मीडिया के हवाले से तालिबान के एक फतवे की बात की जा रही है, एक लिस्ट की बात की जा रही है, तरह तरह की चहमगोइयाँ हैं, खौफ भी बहुत है, एक बड़ा स्केयर है इस हवाले से, उस पर भी हम बात करेंगे। बाबर, क्या आपको क्या महसूस हो रहा है मीडिया के फतवे के बारे में, क्या फीलिंग है आपकी? डॉक्टर साहब, वो पता नहीं किसका शेर है, जाने कब कौन किसे मार दे काफिर कहकर शहर का शहर मुसलमान बना फिरता है। तो बड़ी खौफनाक सी सूरत हाल है, क्योंकि एक मुल्क है 97% मुसलमान है और एक दूसरे को मार रहे हैं। मीडिया तो मुझे लगता है कि देखें ना, हर तरफ से गालियां पड़ रही हैं। आप अंग्रेजी की अखबार उठा लें तो ये है कि जी राइट विंग मीडिया है और स्पेस देता है बहुत ज्यादा दहशतगर्दों को, शिद्दत पसंदों को। अगर आप दूसरी साइड, अब ये फतवा अगर आप देख लें तो उसमें नैरेटिव बिल्कुल डिफरेंट है। तो ये तो बल्कि आपसे सवाल है कि आपका इतनी एक लंबी एसोसिएशन है मीडिया के साथ, कहां है मीडिया? कुछ साइडें ले रहा है, क्या कर रहा है मीडिया? हाँ, सही कह रहे हैं आप, इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफेंडर है मीडिया और गालिबन इसको इस तरह से नहीं देख रहे तालिबान। लेकिन बाबर, इससे पहले एक बड़ा बुनियादी सवाल है। ये मेरे हाथ में ये स्टोरी है डॉन की, जिसे मैं मुसलसल देख रहा हूँ, मीडिया नाउ इन टीटीपी क्रॉसहेयर्स। इस स्टोरी को जब आप देखते हैं, हसन अब्दुल्ला साहब की स्टोरी है। इस स्टोरी को देख के ऐसा लगता है जैसे अभी अभी गुज़िश्ता 1-2 दिन में तालिबान ने कोई ऐसा फतवा दिया, बिकॉज इसमें मेंशन किया गया कि 29 पेज का 29 पेज का एक फतवा है जो उन्होंने मीडिया के खिलाफ दिया है। और फिर एक लिस्ट की बात हो रही है जो इसमें दी भी नहीं है, लेकिन बहुत से लोगों के नाम के 11 या 12 उसमें टेलीविजन की शख्सियात हैं, जिसमें टेलीविजन के मालिकान भी हैं, एंकर भी हैं। अब ये वो फतवा है जो हमने निकाला है, एग्जैक्टली 29 पेज का फतवा है, हक और बातिल का। ये देखें, इसके मेरे हाथ पे। इसके जब चौथे पेज के ऊपर जाते हैं, चौथे पेज पे जाते हैं तो पता चलता है कि ये 8 दिसंबर 2012 को ये फतवा जो है इशू हुआ है। यानी ये आज से कोई 1 साल 2 महीने से भी ज्यादा पहले की एक चीज है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हमारे सामने तो इस शक्ल में इससे पहले नहीं आया, या आया है? ये तो डॉन की स्टोरी के बाद ही फतवा सामने आया है। हाँ, अच्छा, लेकिन डॉन ने ज़ाहिर है इस फतवे को तो अपने अखबार के ऊपर नहीं उन्होंने रखा, कहीं पर उनके लिंक से हमें नहीं मिला। हमने जब इस फतवे को ढूंढा तो यही एक फतवा है जो मिला है। और डॉन ने अपने ये पेपर में लिखा कि 2005 से आज तक कोई ऐसा फतवा नहीं हुआ, उन्होंने ऐसी बात नहीं की। अब इसमें सवाल एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैदा होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग। वो ये पैदा होता है कि इस फतवे के अंदर भी तालिबान ने खुद ये इल्ज़ाम लगाया है, यानी उन्होंने प्रोटेस्ट किया जी कि हम पे बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं, मीडिया हम पे ऐसे इल्ज़ामात लगाता है जो चीज़ें हमने नहीं की होती। हालांकि बहुत सी चीज़ों की वो जिम्मेदारी कबूल भी करते हैं। सवाल ये है कि तालिबान को चाहिए, एहसानुल्लाह एहसान साहब को, ये जो भी उनके नुमाइंदे हैं, या फिर हुकूमत की एजेंसीज को ये चाहिए कि कम अज़ कम ये वेरीफाई तो करें कि कोई फतवा पिछले चंद दिनों में इशू हुआ है, कोई ऐसी लिस्ट एग्जिस्ट करती है। डॉक्टर साहब, डॉन भी एक रिस्पॉन्सिबल पेपर है, जिसने रिपोर्टिंग की है, उसने कोई तो वेरीफाई किया होगा कि कोई बात है, लिस्ट का जिक्र हो रहा है। आपके ख्याल में बिल्कुल हवा में भी ये बात हो सकती है? देखें, मुझे नहीं पता, मैं तो सवाल रेज कर रहा हूँ। देखें, जर्नलिस्ट का तो काम ही होता है मीडिया का कि सवाल रेज करें। अगर डॉन को कॉन्फिडेंट है, एहतमाद है कि उनकी स्टोरी बिल्कुल ठीक है, तो फिर 29 पेज की जिस फतवे की उन्होंने बात की, उन्हें कम से कम ये तो एक्सप्लेन करना चाहिए ना कि ये फतवा 2012 का था, क्योंकि उस फतवे के अंदर ही चौथे पेज में लिखा है। शायद उनके रिपोर्टर को उस वक्त ख्याल नहीं रहा, उन्हें बताना चाहिए कि ये फतवा 2012 का था, अब इसको इशू किया गया है या कोई नई चीज है। मुमकिन है फतवा पुराना हो, लेकिन हो सकता है लिस्ट नहीं हो सकता है लिस्ट नहीं हो। लेकिन इसको मैं समझता हूँ वेरीफाई तो करना चाहिए ना। हमारी FIA है, IB है, लेकिन वेरीफाई कौन करेगा? ये मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्योरिटी एजेंसीज क्या करेंगी? यानी अगर हम देखते हैं, और अभी भी डिमांड भी हमेशा से यही रही है कि मीडिया को सिक्योरिटी, किसी सिटीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना तो स्टेट का काम है। बिल्कुल सही है। तो एक चीज आ रही है मीडिया में, 2-3 दिनों से आ रही है, प्रोग्राम्स हो रहे हैं इसके ऊपर, एक्सप्रेस के 3 लोग जो है वो शहीद कर दिए गए। उसके बाद क्या, यानी स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? क्या ये थ्रेट्स को वेरीफाई करना किसी लेवल के ऊपर मीडिया को कलेक्टिवली कॉन्फिडेंस में लिया जा रहा है कि एक्चुअल थ्रेट है क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबर। अब यानी मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट की एजेंसीज की, वफाकी हुकूमत की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो डॉन से मालूम करें। अच्छा, मैंने थोड़ा सा पता करने की कोशिश की है। मुझे ये समझ आई है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हाईएस्ट लेवल में डॉन को, मुझे ये बताया गया है कि कॉन्टेक्ट किया है, उन्होंने कहा है कि हमें बताएं कोई लिस्ट है, वेरीफाई है, लेकिन डॉन ने कोई लिस्ट उनसे वेरीफाई जो है नहीं की। लेकिन जरूरी है, चूंकि इसमें स्केयर है। देखें, अगर ऐसा होने लगे ना बाबर, फिर तो ये होगा कि तालिबान और इस तरह के जो भी ग्रुप्स होंगे वो पाकिस्तान में हुकूमत किए बगैर हुकूमत करेंगे। यानी इस्लामाबाद, लाहौर में हुकूमत उनकी नहीं होगी, लेकिन खौफ के जरिए वो हुकूमत करेंगे, उनकी मर्जी से लोग बातें कहेंगे या लिखेंगे। तो हुकूमत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। और चूंकि तालिबान ये इल्जाम लगाते हैं कि हम पे गलत इल्जाम लगाएं, कुछ पता नहीं किसी और ने ये सारा इशू कर दिया हो, तो तालिबान के लिए भी ये जरूरी है कि तालिबान इसको वेरीफाई करें और इसको एक्सप्लेन करें कि भाई वाकई हमने कोई ऐसी चीज की है कि नहीं की। लेकिन एक चीज जो आपने शुरू में बात की थी ना बाबर, बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, मैं चाहता हूं उसको समझ
समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पाकिस्तानी मीडिया से तो हुकूमतें नाराज़, सियासी जमातें नाराज़, MQM बिल्कुल अपोजिट जमात है TTP के मुकाबले में, वो भी नाराज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी नाराज़गी है, पीपल्स पार्टी को भी नाराज़गी है, अमेरिका की हुकूमत को भी नाराज़गी है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो एक इक्वल अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तानी मीडिया या ये मीडिया का कैरेक्टर, बाकी दुनिया का मीडिया भी ऐसे ही बिल्कुल सही है, शूट द मैसेंजर तो हम कब से सुनते हैं, बिल्कुल सही। सो मीडिया का तो ये कैरेक्टर है। और मैं थोड़ा सा इसमें मैं समझता हूँ कि देखिए, मैं टेलीविजन प्रोग्राम करता रहा हूँ कई सालों से, मैंने हर किस्म के लोगों को बुलाया, उसमें दिफा पाकिस्तान काउंसिल के लोग भी हैं, उसमें वो लोग भी हैं जो हमेशा आके ये कहते रहे कि भाई ये हमारी जंग नहीं है, ये अमेरिका की जंग है, ये हम पे ठोंसी गई है, ड्रोन स्ट्राइक्स नहीं होनी चाहिए, कबायली हमारे भाई हैं, हमें सुलह करनी चाहिए, हमें फौजें भेजना हमारा वजीरिस्तान में या फाटा में गलत फैसला था, हमें अमेरिका का साथ ही नहीं देना चाहिए था जंग के अंदर, हमें अमेरिका की जंग से निकल जाना चाहिए। आप अप्रूव कर रहे हैं कि राइट विंग मीडिया है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। इतनी स्पेस दे रहे हैं आप एक व्यू, खास व्यू पॉइंट को कि वो आके ये प्रोपोगेट करे। मैं ये कह रहा हूं कि ये हो सकता है कि ये सही है कि तालिबान के लीडरान को या एहसान को मौका नहीं मिल रहा कि वो टेलीविजन प्रोग्राम्स में आके बैठ के बात करें खुद से, लेकिन उनका पॉइंट वो ये नहीं कि मौका भी तो मिला। अभी तो लाइव कॉन्वर्सेशन के अंदर उनका एक व्यू पॉइंट चलाया जब उन्होंने एक्सेप्ट किया। हाँ, वो खुद इसी ग्रुप ने चलाया। बिल्कुल सही है। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि ये जो उनकी शिकायत है, ये जो उनकी कंप्लेंट है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आता, ये बात सरासर नाइंसाफी पे मबनी है। जब भी तालिबान एक स्टेटमेंट इशू करते हैं, वो अपना बयान देना चाहते हैं, पाकिस्तान में ऐसे बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं जैसे रहीमुल्लाह यूसुफजई साहब हैं, सलीम साफ़ी साहब हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन पे एतमाद है दोनों साइड्स का, जिनको लोग गलत नहीं समझते, उनको तालिबान कांटेक्ट करते हैं, अपना पैगाम देते हैं, अखबारात में उनकी जो भी एक इशू वो करते हैं चीज़, या नोटिस होता है या वार्निंग होती है, जब वो क्लेम करते हैं किसी चीज़ की, या वो कहते हैं हमने नहीं किया। फॉर इंस्टेंस कराची के पोलियो वर्कर्स के हमले को उन्होंने कहा कि हमने नहीं किया, लेकिन बन्नू पे जो हमला है उन्होंने कहा कि हमने हकीमुल्लाह महसूद का बदला लिया है। इसी तरह रॉयल आर्टिलरी बाजार पिंडी में जो हमला है उसकी उन्होंने जिम्मेदारी ली है। तो लेकिन डॉक्टर साहब क्या करें, यानी जर्नलिस्ट क्या करें स्टेज के ऊपर? आप बिल्कुल खौफ में बैठ जाएं, आप बात ही ना करें इस चीज के ऊपर कि अगर आपके अखबार, अगर आपके ग्रुप के 3 लोगों को मार दिया गया तो आप फिर क्या करेंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ, यानी सच्ची बात करने वाली है, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये कोई मीडिया के मालिकान की जिम्मेदारी नहीं है, मीडिया की नहीं है। जर्नलिस्ट जो हैं वो एक रियासत के, एक मुमलिकत की हदूद में, उसके कवानीन में, उसके आइन के तहत जो है वो काम कर रहे हैं। अगर उनको एक एक्स्ट्रा स्टेट थ्रेट्स हैं तो फिर स्टेट ने उनको रिजॉल्व करना है। इस रियासत से हुकूमत अपने आप को बरी ज़मान नहीं समझ सकती। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये इल्ज़ाम भी गलत है। यानी तालिबान का पॉइंट ऑफ व्यू मीडिया में आता है, बहुत से ऐसे लिबरल हैं पाकिस्तान में जिन्होंने हमेशा कहा कि भाई ये एंकरों को कि आप फलां को क्यों बुलाते हैं, फलां को क्यों बुलाते हैं, दिफा पाकिस्तान का क्यों पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, जैद अहमद साहब को क्यों बुला लेते हैं, फलां जर्नल साहब को क्यों बुला लेते हैं, लेकिन मीडिया उनको बुलाता रहा है। इसी तरह मीडिया में वो लोग भी आते हैं जिनकी बातों से तालिबान को लगता है कि उनको जी एक गलत शक्ल में प्रेजेंट किया गया। मैं समझता हूँ कि तालिबान का मौक़िफ़ जो ये इसमें एक्सप्रेस किया गया है, अब ये तालिबान को वेरीफाई करना चाहिए उनका है भी कि नहीं, लेकिन ये मौक़िफ़ जो है ये मौक़िफ़। डॉक्टर साहब, अगर इर्रेस्पेक्टिव देखें, कोई एक व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है, अगर कोई आके तालिबान का व्यू पॉइंट प्रेजेंट करता है या कहता है कि, और हैं हमारे कमेंटेटर्स हैं जो ये कहते हैं जी इस्लाम सही नहीं नाफिज हो रहा है इस मुल्क में, इसलिए ये मसले हैं, ये बात करता है, जो उनके साथ डिसएग्री करते हैं वो क्या करें? बंदूक निकाल लें फिर? यानी ये जो डिफरेंस ऑफ ये दलील दे के बात हो रही है ना, आप एक बात कर रहे हैं, मैं एक बात कर रहा हूं, तो इस चीज को तो किसी तरह से कंडोन नहीं किया जा सकता कि आप किसी के साथ अग्री नहीं करते तो आप बंदूक तो नहीं निकाल सकते। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल वही, मैं और आप एक ही पेज पे हैं। मैं यही कह रहा हूं कि बंदूक निकालना तो बहुत दूर की बात है, मैं कह रहा हूं कि ये एतराज ही दुरुस्त नहीं। अब बंदूक निकाल लेना, मकातल डिक्लेयर कर देना इस्लाम की तारीख से और यानी सही बुखारी से चीजों को कनेक्ट करके एक पॉइंट को प्रूव करना, मंतक दी गई है इसके अंदर। मैं तो कैपेबल नहीं हूं कि मजहब के हवाले से दी गई मंतक का मैं एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकूं, लेकिन हमने ये जरूर देखा है इस्लामी तारीख में, इस मुल्क में भी हमने देखा है कि एक उलमाए दीन की तरफ से, ये एक आलम दीन की तरफ से एक फतवा आता है और फिर एक दूसरे शहर से, दूसरे कस्बे से, उसी जगह से एक और आलम दीन का एक दूसरा फतवा आता है। ठीक है, लीगल ओपिनियन जैसे होता है, एक का एक ओपिनियन है। नहीं तो इसमें डॉक्टर साहब, अब जो हमारे आलम दीन हैं या जो मुख्तलिफ लोग जो स्कॉलर्स हैं रिलीजियस और बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मेरा तो ख्याल है कि बाकी ब्रेक पे हम जा रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बाकी उलमाए दीन है उनको इस फतवे को, जैसे हमने एक अपने सही की है, मेहनत की है इसको समझने के लिए, उलमाए दीन को ये फतवा इंटरनेट पे अवेलेबल है, इसको डाउनलोड करके उनको इसका एनालिसिस करना चाहिए कि किस हद तक ये मजहब की रोशनी में दुरुस्त है कि नहीं। एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद ये सवाल है कि नॉर्थ वजीरिस्तान में हुकूमत ने क्या एक डिसाइसिव एक्शन करने का फैसला कर लिया है, क्या आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम एक एक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? इस पर बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले मैंने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे कि शुरू में भी कहा मैंने प्रोग्राम के कि हुकूमत ने नॉर्थ वज़ीरिस्तान में एक्शन करने का एक डिसाइसिव एक फेज़ की तरफ जो है वफाकी हुकूमत जा रही है। मैं दो छोटे छोटे टुकड़े आपको दिखाता हूँ। पहला टुकड़ा इमरान खान साहब के उस इंटरव्यू से है जो कल आपने एक्सप्रेस न्यूज़ पे देखा, मेरे साथ वो डिस्कशन कर रहे थे। उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में हुकूमत के रिजॉल्व और डायलॉग के हवाले से क्या कहा, ज़रा उससे सुन लेते हैं। जो प्रो वॉर पार्टीज थी, पीपल्स पार्टी, एएनपी, एमक्यूएम, उन्होंने भी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में डायलॉग की सपोर्ट की, तो एक नेशनल कंसेंसस था। आज ये हुकूमत जिसको मैंडेट मिला था 9 सितंबर को डायलॉग करने का, ये हुकूमत किधर है? अभी आपने सुना कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो प्रो वॉर, क्या कहते हैं, प्रो वॉर जो पार्टीज थी, उन्होंने भी एपीसी में जो सितंबर में हुई, उन्होंने डायलॉग और नेगोशिएशन करने के ऊपर उन्होंने कंसेंसस का इजहार किया। ये तो इमरान खान साहब कहते हैं। लेकिन अब खुर्शीद शाह साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं, उन्होंने एक दिन पहले इसी हवाले से क्या कहा है, जरा सुने। मियां साहब को हमने पहले भी कहा था ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में कि खास करके पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि हम आपके साथ हैं, जो आप फैसला करें। आज भी हम उस मौक़िफ़ पे कायम हैं, हमारी लीडरशिप भी कायम है। हमारी लीडरशिप ने भी वाज़ेह तौर पे 27 दिसंबर को एक पैगाम दिया था मियां साहब को कि हम तुम्हारे साथ हैं, आपके साथ हैं, आप आगे बढ़े, जमहूरियत के खातिर, मुल्क की हिफाजत के खातिर। नाज़रीन, अब ये वो चीज़ आ गई है जो मैं बाबर को हमेशा कहता हूँ कि सियासत एक बड़ी दिलचस्प किस्म की कहानी है, इसमें चीज़ें जो हैं वो बदलती रहती हैं। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, अभी आपने सुना कि जनाबे वाला तमाम सियासी जमातों ने, प्रो वॉर पार्टीज़ ने, पीपल्स पार्टी समेत कहा था कि कंसेंसस हो गया था डायलॉग के लिए। अभी आपने खुर्शीद शाह साहब को सुना जो पीपल्स पार्टी के फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस पार्लिमानी लीडर हैं, उसके लीडर हैं। वो कह रहे हैं कि हमने एपीसी में और उसके बाद भी मियाँ साहब को ये कहा था कि हम आपके साथ हैं, डायलॉग करें या आप एक्शन करें, हम आपके साथ हैं, हमारी पूरी हमायत आपके साथ है। और ये इमरान खान साहब को शायद अंदाजा नहीं है कि पीपल्स पार्टी की पोजीशन में कितना एक फर्क आ चुका है। आपको क्या समझ आ रही है बाबर, कमिंग टू यू, कि डायलॉग जो है हुकूमत में, यानी डायलॉग में हुकूमत नाकाम हो गई है या डायलॉग हुआ ही नहीं है, स्टार्ट ही नहीं हुकूमत ने किया या फैसला किया, क्या आपको समझ आई है? डॉक्टर साहब देखें, खुर्शीद शाह साहब की बात देखें, एक नई हुकूमत आई, एक बड़ा मसला था, एक हुकूमत जा रही थी, उन्होंने 5 साल गुजारे, उनसे वो मसला हल नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में डेमोक्रेसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि वो कहें जी आप जैसे करना चाहते हैं आप कर लें इसे। और आज जो वो जिस अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो बता रहे हैं, वो यही पॉइंट ऑफ व्यू था कि आप अगर गुफ्तगू करके आपके ख्याल में मसले का हल निकलता है, आपको लोगों का मैंडेट मिला है, आप कर लीजिए। और अगर गुफ्तगू के अलावा कोई दूसरा तरीका करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, वो तो ये कर रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं था, देखिए लोगों ने पीएमएलएन को चूज किया सेंटर के अंदर, उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई, उन्हें मैंडेट मिला, नवाज शरीफ को मैंडेट मिला। उस मैंडेट में अगर वो इजाफा करना चाहते हैं, अगर वो अपोजिशन पार्टीज को ऑन बोर्ड लेके आना चाहते थे कि हम मिलके इसका हल निकालते हैं ताकि कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो इस इशू के ऊपर, क्योंकि ये मसला तो सारी कौम के लिए बना हुआ है इस वक्त, तो फिर उन्होंने वो आप एतमाद में क्यों चाहते थे? मतलब बात तो मंतकी आपकी, शुरू में भी लोगों ने लॉजिक देखिए बात ये है ना कि समझ रहे हैं मेरा सवाल? जी जी, कि नहीं, कि प्राइम मिनिस्टर के पास मैंडेट था, उन्होंने इलेक्शन जीता, ये उनका डिसाइसिव था, ये उनकी सवाबदी थी, उन्होंने क्यों चाहा कि एक लार्जर मेरे ख्याल में एक तो जनरल कियानी का व्यू पॉइंट था कि हम उस वक्त तक इस जंग में नहीं जा सकते जब तक बिल्कुल पब्लिक ओपिनियन हमारे साथ ना हो, क्योंकि बड़ा डीमोरलाइजिंग है फौज के लिए कि आप एक दफा जंग स्टार्ट कर लें। देखिए जंग तो अगर आप स्टार्ट करते हैं, अगर नॉर्थ वजीरिस्तान में मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो कैजुअल्टीज तो होंगी, खून बहेगा। अच्छा, उसमें चूंकि जो वॉरिंग फैक्शंस हैं, जो टीटीपी बाकी ग्रुप्स जो हैं, वो कोई अलग उनके कैंप्स तो नहीं बने हुए, वो वहां पे सिविलियंस के साथ रह रहे हैं। तो जब आप ऑपरेशन करेंगे उसमें कोलैटरल डैमेज होगा, उसमें सिविलियंस मरे। अगर आप सिविलियंस इसमें मरते हैं, वो लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो एकदम फिर पब्लिक बैकलैश आता है। अभी भी जो एक रिटेलिएशन फौज ने की जब उनके ऊपर हमला हुआ, तो फिर बहुत ज्यादा रिपोर्ट्स आई कि जी देखें, आप जाके इन अस्पतालों में देखें, वहां पे सिविलियंस पड़े हुए। तो अगर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी कंसिस्टेंटली अपोज कर रही है इस बात को, किस बात को, कि आप मिलिट्री ऑपरेशन ना करें, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ, जमात इस्लामी भी, अगर जमात इस्लामी तो कर ही रही है, लेकिन पीटीआई एक जरा मेन स्ट्रीम पार्टी है, अगर वो अपोज कर रही है कि देखें इसका बेहतर हल है, और आपने उस हल को चांस ही नहीं दिया, बिल्कुल आपने टॉक्स को चांस ही नहीं दिया, तो फिर वो क्रिटिसिज्म बहुत सिवियर है।
کون سا؟ یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا کرٹیسزم جو ہے وہ اگر دیکھیں 4 مہینے پہلے آپ آتے ساتھ یہ کہتے کہ ہم کسی سے بات چیت نہیں کریں گے, ہم سیدھا ایک ملٹری آپریشن کریں گے, ٹھیک ہو گیا, تو پھر ہر طرح کی گفتگو ہے نا, پھر کنسپیریسی تھیوری بھی ہے کہ جی امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں, یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں. ابھی بھی یہ آواز اٹھتی ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, جماعت اسلامی کی طرف سے. میں صرف کلیریفائی کریں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان جو اس وقت آبجیکشن کر رہے ہیں کہ بھئی آپ نے اے پی سی میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ڈائیلاگ کریں گے, اور اگر ڈائیلاگ آپ نے سٹارٹ ہی نہیں کیا حکیم اللہ محسود کی مارے جانے کے بعد, تو پھر آپ نے ٹھیک نہیں کیا. مطلب عمران خان ہیز اے پوائنٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے تو عمران صاحب کی بات نہیں سمجھ آتی ہے. دیکھیں کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی نے, نہ پی ایم ایل این نے نہ پی ٹی آئی نے ڈیفائن کیا کہ جناب ہماری یہ جو گفتگو کرنا چاہتے ہیں پیس ٹاکس, اس کا فریم ورک ہے کیا. آپ کیا ٹاکس اس لیے کرنا چاہتے ہیں کیونکہ جو ٹرائبز مین ہے, کیونکہ عمران خان ٹی ٹی پی کی تو بات کرتے نہیں ہیں, وہ تو ٹرائبز مین کی بات کرتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے ساتھ بڑے لوئل رہے ہیں, آپ پاکستان کی ہسٹری نکال کے دیکھ لیں, یہ ہے وہ ہے. اگر آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ ٹی ٹی پی سے کیوں مذاکرات کریں گے؟ پھر تو وہاں پہ 7 8 9 ٹرائبز ہیں, پھر تو آپ ان کے ٹرائبل لیڈرز کے ساتھ جرگہ کریں گے نا کہ جناب یہاں پہ بیرونی ملک کے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, انہیں بھی نکالیں. جو آپ کے اپنے لوگ ہیں یا مختلف ٹرائبز کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, ان سے بھی آپ بات چیت کریں تاکہ یہ اسٹیٹ کو اٹیک کرنا, سٹیزنز کو اٹیک کرنا, یہ بات ختم آئے. یہ ہمیں اس کی کلیریفیکیشن نہیں آئی. آپ کیا آپ کا ٹھیک ہے, آپ کا جو ملک سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا, کیا آپ ایک نیا سسٹم بنانا چاہتے ہیں؟ پھر پی ٹی آئی لے آئے اپنا کہ جناب یہ لوکل گورنمنٹ کا سسٹم ہم لے کے آنا چاہتے ہیں, ہم کے پی میں بیٹھے ہوئے ساتھ, یہاں پہ ہم اس طرح سے امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں, گورنر کے تھرو آپ امپلیمنٹ کریں, پریزیڈنٹ کے. میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے ٹاکنگ ٹو پیپل کلوز ٹو دی پرائم منسٹر, یعنی ان کا یہ موقف ہے کہ اس وقت وزیر اعظم نے سوچا کہ ایک براڈ کنسنسس ہم پیدا کریں گے, لیکن وزیر اعظم نے الیکشن جیتا ہے, انہوں نے مسائل کا حل کرنا ہے, نواز شریف صاحب نے. اب انہوں نے اپنی ملٹری, اپنی انٹیلیجنس, اپنے سورسز, اپنا انالیسس کر کے دیکھا کہ یہ ڈائیلاگ نہیں چلے گا. اب پرائم منسٹر نے مائنڈ بنایا ہے کہ ایٹ دا ٹائم پرائم منسٹر تھنکس کہ اس طرح کی کنڈیشن میں کہ ہمیں کمزوری سے ڈائیلاگ کریں, ہم یہ ڈائیلاگ نہیں کر سکتے. اگر ہم ڈائیلاگ کریں گے, ہم ریجیکٹ نہیں کرتے ڈائیلاگ کو, لیکن ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کریں گے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے صبح ڈائیلاگ کی بات کریں, شام کو ہمارے 20 سپاہی افسر مار دیں, پھر صبح ڈائیلاگ کی بات کریں, شام کو ایک بس اڑا دیں. مطلب ان کا کچھ ڈاکٹر صاحب لیکن اس میں نہیں. ہاں میرے خیال میں دیکھیں بات یہ ہے کہ کہنا کہ ڈائیلاگ کریں, ڈائیلاگ کرنے کی کوشش تو 5 دفعہ نظر آئی. بیچ میں چودھری نثار نے بھی بیان دیے, ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لوگوں سے. اب دوسری طرف سے کنسسٹنٹلی یہ کہا گیا, اور یہ بالکل رپورٹڈ ان کی تھے جو بھی بیانات تھے, کہ ہم ڈائیلاگ میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم پوزیشن آف اسٹرینتھ سے ڈائیلاگ کر رہے ہیں. ہم نے فورس کر دیا ہے گورنمنٹ کو کہ وہ ہم نے اسے گھٹنوں. رائل آرٹلری پہ حملہ کرنے کے بعد بازار پہ حملہ, پھر دوبارہ کہا کہ ہم ڈائیلاگ کرنا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اب یہی بات ہے نا, اب آپ نے ڈائیلاگ کس طرح سے کرنا ہے. جو ٹی ٹی پی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کی بات کی, آپ کو کوئی رسپانس نہیں آیا. اور یہ بھی اس کے اوپر بھی چہم گوئیاں ہوئی کہ جو انٹرلوکیوٹرز اپوائنٹ کیے, مولوی سمیع الحق کو اپوائنٹ کیا, مولانا کو, فضل الرحمان صاحب کو اپوائنٹ کیا, کون بات کر رہا ہے, کس حد تک بات کر رہا ہے. سینس مجھے یہ لگتا ہے کہ گورنمنٹ کی یہ تھی کہ جو ان کے ٹاپ لیول کے لوگ ہیں وہ بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. سو ایک گرینڈ جو ایک کوئی پیس کی بات وہ ہوگی نہیں. پھر اسٹریٹجی کیا تھی یا ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر 1000 لوگ لڑنے والے ہیں تو آپ بات چیت شروع کریں. اگر ان میں سے 600 لوگ ہٹ جاتے ہیں اور 400 پیچھے رہ جاتے ہیں تو پھر 400 کے ساتھ جنگ ہو نا, کم از کم موقع تو آپ دیں لوگوں کو. اچھا ایک ڈیفرنٹ بھی سوال, یہ بات کلیئر ہو گئی کہ مطلب ڈائیلاگ جو ہے اس نے ورک نہیں کیا, لیکن پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس نے گزشتہ 5 برس سے امریکہ کا, الائڈ فورسز کا پریشر دنیا بھر کا برداشت کیا, نارتھ وزیرستان میں وہ جا کے آپریشن کرنے کے لیے فل فلیج تیار نہیں تھے, جنوری 2014 میں یہ کیوں تیار ہو گئے؟ ڈاکٹر صاحب آپ لاشیں تو دیکھیں کتنی اٹھا رہے ہیں. آپ نے نارتھ وزیرستان کے اندر فوج کو بٹھایا ہوا ہے, بیٹھی ہوئی ہے فوج, اور وہ تقریباً ایک طرح سے جیل میں بیٹھے ہوئے, جو ان کا کیمپ ہے اس سے وہ باہر نہیں نکل سکتے. کرفیو لگاتے ہیں تو آتے ہیں اور واپس جاتے ہیں. ہاتھ باندھ کے آپ نے انہیں بٹھایا ہوا ہے. ان کی پوسٹ پہ اٹیک ہوتا ہے, جو ان کی ریٹریول پارٹی جاتی ہے, ریسکیو پارٹی, اس کے اوپر بھی اٹیک ہو جاتا ہے. تو آپ نے وہاں پہ یعنی ٹارگٹ شوٹنگ کے لیے تو نہیں بٹھایا ہوا کہ ان کے ساتھ پکے ہو کے طالبان باقی ملک کے ساتھ لڑائی کریں. تو یا تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جی فوجیں نکالیں یہاں سے, یا پھر آپ کو یہ آپریشن کرنا پڑے گا, کیونکہ اس موڈ کے اندر تو آپ چل نہیں سکتے آگے. یا آپ اسے کلیئر کریں. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اب پوزیشن یہ نہیں ہے کہ ہم ملٹری آپریشن دیکھیں گے اس طرح کا جس طرح کا ہم نے سوات میں دیکھا تھا. مجھے اور اخباروں میں جو رپورٹ, آپ کی کیا سینس ہے؟ بریک لینی ہے مجھے, لیکن کوئکلی بات کمپلیٹ. ہاں سینس یہ لگ رہی ہے کہ ایک لمیٹڈ انٹیلیجنس باؤنڈ آپریشن ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل ٹیریٹری کلین کرنے جا رہے ہیں. کم از کم 2014 کی اس سٹیج کے اوپر جہاں سے آپ کو لگے گا کہ یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ لارج سکیل ٹروپ موومنٹ گراؤنڈ پہ, میرا نہیں خیال, میرے خیال میں چھوٹے آپریشنز ہوں گے اور وہ ٹارگیٹڈ آپریشنز ہوں گے, اور ہم اس طرح کا سوات ٹائپ میسو آپریشن, انٹیلیجنس ڈریون پریسائز آپریشن ہوں گے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ڈسکشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں.
नाज़रीन वेलकम बैक। वहीं से बात शुरू करते हैं जहां तक बात हमारी पहुंची। बाबा जब ऑपरेशन की आप बात करते हैं, मुझे याद है 2004 से अब तक बहुत दफ़ा ऐसा हुआ कि हमने बॉम्बिंग की, F-16 को यूज़ किया, एयर स्ट्राइक्स की, सर्जिकल ऑपरेशंस किए, रिजल्ट कोई खातर खानी निकला। व्हाई डू यू थिंक अब कोई मुख्तलिफ रिजल्ट यहाँ निकलेगा? डॉक्टर साहब देखें ना, अभी आपने उनकी कैपेसिटी टू अटैक, उस पर कुछ तो करना पड़ेगा। मसलन क्या? पूरे ऑपरेशन के ऊपर मुझे ये लगता है, और यानी मेरे पास कोई इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं कहूं कि जी मुझे अंदर की बात पता है। हालात हमने देखा कि एक हफ्ता पहले इस मुल्क का सेंटिमेंट बड़ा डिफरेंट था, आज बड़ा डिफरेंट है। जो एक हफ्ते के अंदर तकरीबन जो भी 100-125 लोग मारे गए हैं, उसके बाद एक मूड चेंज हुआ है। तो हो सकता है चेंज हो जाए और इन्हें फुल स्केल ऑपरेशन। लेकिन 2-3 बातें। एक तो यह कि अफगानिस्तान से अमेरिका ने जाना है 2014 में। एक बहुत बड़ा इल्जाम हमेशा से ये रहा है कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान पे इसलिए अटैक करना चाहते हैं क्योंकि अमेरिका आपको कह रहा है। तो अब जब अमेरिका वापस जा रहा है और आपको लगता है कि आपको इसलिए नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर जाना है क्योंकि आपको अपनी रिट एस्टैब्लिश करनी है वहां पे, और एक हेडक्वार्टर बना हुआ है मिलिटेंट्स का जो सारे मुल्क के ऊपर अटैक करते हैं, तो जहां आपने इतना बर्दाश्त किया, फिर आप कहते हैं कि ये इल्जाम ना लगवाएं हम अपने ऊपर कि हम अमेरिका की वजह से। ये वजह हो सकती है, एक वजह मुझे ये लगती है। दूसरी वजह ये भी तो हो सकती है ना कि वाइल द अमेरिकन फोर्सेस जो इतनी सोफिस्टिकेटेड बैटल ट्रेन फोर्सेस वहां पर मौजूद हैं, अगर हम इस साइड से पुश करते हैं, दूसरी साइड से अमेरिकन जो हैं वो भी कोई मदद कर सकते हैं या उसमें किसी किस्म का ऑपरेशन अफगानिस्तान की साइड पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन ये बात तो 2009 में हुई थी कि ये अगर ऑपरेशन करेंगे तो ये रिवॉल्विंग डोर बन सकता है, लोग यहां से निकल जाएंगे, फिर आप करेंगे, फिर वो यहां पे आ जाएंगे। तो आप मौसम पे भी और इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था पाकिस्तान का। पाकिस्तान ये कह रहा था कि अमेरिकी अपनी फोर्सेस को और वहां पे बॉर्डर के ऊपर इस तरह नहीं प्लेस कर रहे कि यहां से हम ऑपरेशन करें तो वो रोक सके वहां से। ये इल्जाम हम लगाते थे, हम उनके ऊपर लगाते थे, वो हमारे ऊपर लगाते थे, लेकिन इसलिए ऑपरेशन नहीं हो सका। बहुत सारे लोगों का व्यू है कि ये ऑपरेशन 4 साल पहले होना चाहिए था, ताकि अब तक हम इस पोजीशन में होते कि जो भी अफगानिस्तान में हालात निकले 2014 में, हम अपने को बेहतर डिफेंड कर सके, लेकिन हम उसमें नहीं। दूसरा, मुझे लगता है कि हमारी अफगान पॉलिसी के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, अभी भी नहीं है। हम एक ऐसा क्यों कहते हैं आप? देखें ना, हम एक दफा ये कहते हैं कि जनाब हम अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं। अफगान ड्रिवन प्रोसेस, अफगान लेड एंड अफगान ड्रिवन प्रोसेस। अच्छा, अब की क्लैरिटी फिर क्यों नहीं है? क्लैरिटी इसलिए नहीं है क्योंकि हम जो हक्कानी ट्राइब को हमने यहाँ पे एक तरह से पुष्टपनाही की हुई है, वो भी नॉर्थ वजीरिस्तान में बैठे हुए। और एक बहुत बड़ा कंसर्न जो लोग बताते हैं, जो इस चीज को बेहतर समझते हैं, वो ये कहते हैं कि आपने अगर इतने साल अमेरिका का प्रेशर भी बर्दाश्त किया और हकानियों को आपने एक तरह से असाइलम दिया, तो अब आखिरी 6 महीने में अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो आपको उन्हें भी निकालना पड़ेगा यहां से। सो वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो उस वजह से जितनी भी आपने एफर्ट की इतने साल की, उनको पालने की या प्रोटेक्शन करने की या उनको एक अलायंस बनाई अपना, तो उसको अब हम हमारी आर्मी ने ये डिसाइड कर लिया कि उसको सैक्रिफाइस कर दें। देखिए ना, अगर फुल स्केल ऑपरेशन नहीं करते हैं, फुल स्केल ऑपरेशन में तो आपको फिर सबको कहना पड़ेगा कि जनाब बहुत हो गया, अब आप जाएं, अपने मुल्क जाएं, और हमें क्योंकि हमें ये सफाई करनी है। अगर आप फुल स्केल ऑपरेशन नहीं कर रहे, इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर तो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं पॉकेट्स को। फिर तो आप समझते हैं कि एक ऐसा स्पेसिफिक प्रिसाइज इंटेलिजेंस ड्रिवन ऑपरेशन होने चला है जिसमें उन मिलिटेंट्स पे अटैक किया जाएगा जो हम पे अटैक, जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं। सो एक तरह से वो गुड तालिबान बैड तालिबान वाली पॉलिसी की एक्सटेंशन है। मैं इस पॉलिसी से फंडामेंटली डिसएग्री करता हूं, लेकिन और भी फिर देखें ना, इधर कॉम्प्लिकेशंस हैं। अभी अप्रैल के अंदर अफगान प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी है। सो एक वहां पे भी पॉलिटिकल एक्टिविटी चल रही है, वो भी एक स्टेट ऑफ फ्लक्स है। हमें पता नहीं है कि इलेक्शन के बाद वहां पे क्या होने जा रहा है। सो मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा है कि आपने अफगान इलेक्शन की बात देखिए। हमारी एस्टेब्लिशमेंट और हमारी एजेंसीज ये इल्जाम भी बारहा लगाती हैं कि भी फॉरेन एलिमेंट्स भी हैं इसमें, इंडिया स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स भी हैं, एनडीएस अफगान स्पॉन्सर्ड एलिमेंट्स भी हैं। अब जब हम ये लार्जर ऑपरेशन वहां शुरू करते हैं, उन एलिमेंट्स के लिए भी तो खेलने का बड़ा मौका होगा ना कि हमारी एक लार्जर यानी कॉन्फ्लिक्ट से, कयास से फायदा उठाएं। बिल्कुल होगा डॉक्टर साहब, लेकिन मेरी अपनी सेंस ये है कि देखिए एक लोडेड वेपन पड़ा हुआ है। अब उसे इस्तेमाल कौन कर रहा है? इंडियंस इस्तेमाल कर लें, अफगान इस्तेमाल कर लें, अमरीकी इस्तेमाल कर लें, लोडेड वेपन है पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से अल्टीमेटली तो आपको एक हेडक्वार्टर उन्हें डिनाई करना पड़ेगा। सवात का भी जब ऑपरेशन हो रहा था तो रिपोर्ट तो यही आती थी ना कि बहुत सारे, इज दिस द सॉल्यूशन? हेडक्वार्टर डिनाई कर दिया उनको, वो वहां से निकल के अफगानिस्तान चले गए, कूनर से उन्होंने शुरू कर दिया ऑपरेशन। डॉक्टर साहब, खाली नॉर्थ वजीरिस्तान के ऊपर वापस कंट्रोल एक्सरसाइज करना एंटी टेरर पॉलिसी नहीं है।
एंटी टेरर पॉलिसी तो अब देखें ना, टेररिज्म तो अक्रॉस पाकिस्तान है। अब आप नॉर्थ वजीरिस्तान ले भी लेते हैं वापस, तो लश्कर झंगवी और कोयटा का आप क्या करेंगे? नहीं, लेकिन वहां पे एक और डायमेंशन है। आपने देखा नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने लश्कर झंगवी के खिलाफ आर्मी को, पैरामिलिट्रीज को बड़ा सख्त ऑपरेशन करना, वो शुरू हो गया ऑपरेशन। तो बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। सो डायनामिक्स, अगर आपने कराची में ऑपरेशन करना है उसके डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। अगर आप बलोचिस्तान में ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वहां पे जो बलोच इशू है वो अलग है, सेक्टेरियन इशू अलग है। नॉर्थ वजीरिस्तान वापस तो आपको लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने एक अपॉर्चुनिटी और एक हेडक्वार्टर प्रोवाइड किया हुआ है जहां से बैठ के आप बड़े आराम से प्लानिंग भी कर सकते हैं और अटैक्स भी कर सकते हैं। और सवात के टाइम पे भी ये नजर आया था कि यहां से लोग कराची चले जाते थे, उस वक्त तो रेस्ट एंड रिक्रिएशन कहते थे कि जी आप गए कराची में, गुम हो गए और फिर वापस आए और फिर आपने जो भी अपनी कार्रवाई की। अब कराची के अंदर थोड़ा सा पॉलिटिकल डायमेंशन, आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने सियासी तौर पे फजा हमवार कर ली? आपको याद है लाल मस्जिद में सभी लोग कहते थे खड़े होकर, मुशर्रफ को बहुत से लोग कहते थे, मीडिया में से कहते थे, पॉलिटिकल पार्टीज में से कहते थे एक्शन करें, इस्लामाबाद पे कब्जा किया हुआ है, ये कोई तरीका है, रियासत कहां है, वगैरह वगैरह। जब एक्शन हुआ तो 95 लोगों की डेथ हो गई, 93 की डेथ हो गई। अनफॉर्चुनेट हुआ, लोगों ने कहना शुरू किया 500 बंदा मार दिया है, वहां हड्डियां पड़ी हुई हैं, लाशें निकाल निकाल के दफनाई गई हैं। कल को ये ऑपरेशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, इसमें बड़े डिसीजन लेने पड़ जाते हैं। यही सारी सियासी जमातें, यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई तो पहले खिलाफ है, और से सब लोग हैं, ये सारा मीडिया भी पीछे पड़ जाएगा, जी देखिए गलत लिया, कंसेंसस था, डायलॉग को मौका नहीं दिया। व्हाट डू यू थिंक? डॉक्टर साहब इसी खौफ से तो नहीं कर रहे थे ना अभी तक, लेकिन अब ये बात समझ आ रही है कि कुछ ना करना भी कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि उसका भी तो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। हमने हल निकाल लिया इस चीज का, क्या सोच लिया? देखिए मुझे ये लगता है कि जो इनकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आने वाली थी उसमें डायलॉग का ज्यादा रोल था, लेकिन 4-5 दिनों में मूड इतना चेंज हुआ। कल जो मुल्क की हालत थी, कराची भी सारा बंद था, इस्लामाबाद भी बंद था, कोयटा भी बंद था। अब इस तरह के अगर वाकई होते रहेंगे तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिटीजंस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। आप ये तो नहीं कह सकते कि तालिबान हमसे बात नहीं करे तो 1 साल ये काम इसी तरह चलेगा, ये ऑप्शन नहीं है। सो मेरे ख्याल में एट सम लेवल आपको देखना है कि ज्यादा नुकसान किस चीज का है। कुछ ना करने का एक हद तक नुकसान था और वो ये बर्दाश्त कर रहे थे, लेकिन अब ज्यादा कुछ ना करने का नुकसान जरा ज्यादा बढ़ गया, तो अब उन्हें एक्शन, इसमें चीजें गलत भी हो सकती हैं। और मेरे ख्याल में आप इसे एग्जीक्यूट कैसे करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इसमें आपने एग्जीक्यूशन एक भोंडे तरीके से की जिसमें एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स हुआ, बहुत ज्यादा सिविलियंस मारे गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी तो एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स। देखिए वो तो, लेकिन अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल ये भी है कि देखिए मिलिट्री के ऊपर अगर आप सब कुछ डाल देंगे तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां बहुत मुश्किल डिसीजन जब करने होंगे, डिसाइसिव डिसीजन करने होंगे, जिसमें लॉस ऑफ लाइफ होगा। हो सकता है मिलिट्री ये सोचे कि हमें पॉलिटिकल कवर नहीं है। क्या जरूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि एक दिन पहले हमने सुना था कि कौम से खिताब करें, वो कहें कि हमने असेस किया कि डायलॉग जो है उसने टेक ऑफ नहीं किया, ये वजूहात हैं, चुनाचे मैंने ये फैसला किया है कि हम एक भरपूर ऑपरेशन करेंगे, एंड आई हैव टोल्ड माय मिलिट्री कमांडर्स टू टेक द नेसेसरी स्टेप्स व्हाटएवर, ताकि मिलिट्री को ये सेटिस्फेक्शन हो। जैसे हम देखते हैं बुख्ती का बाद में केस बन जाता है, लाल मस्जिद का केस बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर को खुल के सियासी तौर पर ऐसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहना चाहिए, मैंने एग्जामिन किया, मैंने 5 महीने वेट किया, मैंने सारा कुछ करने की कोशिश की। ये लोग नहीं समझते हैं, therefore I am forced to take the decision। डॉक्टर साहब मिलिट्री लीगल कॉम्प्लिकेशंस कल को क्या हो सकती हैं, मेरा ख्याल है वो एक सेकेंडरी इशू है। बात ये नैरेटिव ही नहीं है। नैरेटिव किसका नहीं है? गवर्नमेंट का नैरेटिव नजर नहीं आ रहा ना। एक हफ्ता पहले तक, 2 हफ्ते पहले तक, 3 हफ्ते पहले तक आप चौधरी निसार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस सुन रहे थे और उसमें एक गुफ्तगू हो रही थी। अगर मूड चेंज हुआ है तो किस वजह से हुआ है? और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना कि जनाब ये जिस तरह आपने कहा आप एक्सप्लेन करें और आप कहें कि जनाब ये हमारी रेड लाइंस हैं, ये हमारा आइन है, अगर कोई आइन को नहीं मानेगा हम उससे क्या बात करेंगे, हमने तो इस आइन से वफादारी का हलफ उठाया हुआ है और इस तरह से हम इधर बैठे हुए हैं। अगर इस्लाम की बात करनी है तो ठीक है, जरूर करें शरिया, लेकिन इसके अंदर प्रोविजंस हैं जिसमें आप शरिया नाफिज कर सकते हैं, उसके तहत हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप हमारे फौजियों के ऊपर हमले करेंगे, बच्चों के ऊपर हमले करेंगे, बाकी काम करेंगे। एपीसी से अब तक 45 हमले हुए हैं जिसमें अंदाजन 2000 हमारी जानें जो हैं वो जाया हुई हैं, इंसानी लॉस हुआ है। सो प्राइम मिनिस्टर को नैरेटिव बिल्डअप करना चाहिए। मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर को क्लियर नैरेटिव बिल्ड करना चाहिए आके, ताकि समझ आए कि ये क्या करने जा रहे हैं। अगर आपने उसके अंदर अभी भी लोगों को, अब सर्जिकल स्ट्राइक में बात, ये भी अखबारों में आई है बात के आप सर्जिकल स्ट्राइक्स तो करेंगे, लेकिन जो लोग आपसे नहीं जंग करना चाहते आप उन्हें, तो फिर कोई एमनेस्टी स्कीम, कोई रिहेबिलिटेशन स्कीम हो तो आपको अनाउंस करनी है कि देखें हम इस वक्त हम ब्लड बाथ करना नहीं चाह रहे, हम मारना नहीं चाह रहे लोगों को। हाँ, मुझे ब्रेक लेनी है, मैं उस पर भी आना चाह रहा हूं और आई एम श्योर दैट एज लीगली आप हमें समझा सकेंगे कि हुकूमत ने जो लीगल इंस्ट्रूमेंट्स नए लेके आए हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2014, उसमें हुकूमत ने पिछले 24 घंटों में कुछ तब्दीलियां भी की हैं, उसकी टर्मिनोलॉजी में, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, उस पर मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हम डिस्कस कर लें। नाज़रीन, आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। बाबा, जैसा कि हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे, हम लीगल तो चीज़ पे आते हैं, लेकिन अभी मुझे पता चला है कि टीटीपी ने, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने यह दावा किया, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है कि मौलाना फजलुर रहमान, मौलाना समीउल हक, इमरान खान और मनव्वर हसन परेशान हैं कि हुकूमत वो डायलॉग क्यों नहीं कर रही है। और हम, जबकि उन्होंने कहा है कि टीटीपी डायलॉग के लिए तैयार है और हुकूमत हमें ऑपरेशन थ्रेट कर रही है, लेकिन हुकूमत हमसे डायलॉग नहीं कर रही है। तो वो जो क्रिटिसिज्म है, आप देख रहे हैं कि एक लोकस, एक आइलैंड जो है, वो उस क्रिटिसिज्म का भी बिल्डअप हो रहा है साथ साथ कि जी हुकूमत मौका नहीं दे रही डायलॉग का। डॉक्टर साहब, किसी हद तक तो होगा क्रिटिसिज्म, लेकिन देखिए जो लोग भी बहुत सारे हामी भी थे टॉक्स के, अब बड़ा, अगर तो टॉक्स के शुरू में ये बात होती या टीटीपी अनाउंस करती कि हुकूमत जो है वो बात करना चाह रही है तो हम भी सीज फायर करते हैं, और ये वो ना बहुत सारे वाकयात हुए होते जो जनवरी में हुए अभी तक, तो फिर तो एक गुंजाइश बहुत ज्यादा थी। लेकिन इस स्टेटमेंट को आप कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? ठीक है, एक तरफ आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं कि जी बात के लिए मजीद मौका देना चाहिए था, लेकिन कितना मौका और कितने लोग मर जाएंगे तो उसके बाद आप कहेंगे जी अब हम टॉक्स नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी तरफ से भी तो कोई रजामंदी नहीं आई कि सीज फायर हो जाए। सीज फायर नहीं करते, सीज फायर नहीं हो रहा था। लेकिन एक इसमें जो मेरा था ना कि प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को, जिससे आपने भी एग्री किया, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को चाहिए कि नैरेटिव को शेप करें, खुल के आए, अपना पॉलिटिकल कैपिटल स्पेंड करें और वो कहें हमने डायलॉग की कोशिश की, ये वजूहात हैं जिसकी वजह से, यानी वायलेंस खत्म नहीं हुई, सीज फायर नहीं हुआ, जानें ज़ाया हो रही हैं, आर्मी पे अटैक हो रहा है, हमारे सिक्योरिटी पे, सिटीजन्स पे अटैक हो रहा है, पोलियो वैक्सीनेशन पे, पूरी एक एक्सप्लेनेशन दें। मैं समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर के लिए एक नैरेटिव शेप करना, सबको एहतमाद में लेना और फिर उस रेजिस्टेंस को कट टू साइज करना, मतलब उनको एक्नॉलेज करें, कट टू साइज करें, वरना फिर ये लोग बड़े हो जाएंगे, फिर ये लाल मस्जिद वाली बात बन जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं, ये होना चाहिए था। ये इशू भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर आप सियासत करें, इसके ऊपर अग्रीमेंट होनी चाहिए, क्योंकि लोग तो मर रहे हैं ना यहाँ पे, तो फिर इस पे अग्रीमेंट होना चाहिए। अगर, और आप अपनी अपोजिशन पार्टीज को भी और लोगों को भी आपको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, मैं बिल्कुल अग्री करता हूं आपके साथ इस इशू पे, लेकिन आपकी रेड लाइन है क्या? किस स्टेज के ऊपर आके कहेंगे कि जी अब ये जो नुकसान है, ये जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है हमारे लिए? कोई तो स्टेज आएगी, और अगर प्राइम मिनिस्टर ने फैसला किया कि ये वो स्टेज आ गई है तो फिर उन्हें ये बताना चाहिए। कानूनी तब्दीलियां हुकूमत लेकर आ रही है, उससे भी यकीनन टीटीपी को और तालिबान को परेशानी हो रही होगी। प्रिवेंशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2013 जो है, जो हुकूमत लेके आई है, एटलीस्ट गवर्नमेंट कुछ कर रही है, लेकिन इतनी जल्दी बाबर, अभी 2013 का ऑर्डिनेंस आया था चंद महीने पहले, मेरा ख्याल जुम्मा 8 या 9 हफ्ते पहले, और अब उसको रिवाइज कर दिया गया है, प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस 2014 में। क्या वजह हुई? डॉक्टर साहब देखें, ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। आर्टिकल 10 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि आप किसी को भी गिरफ्तार करके या डिटेंशन में नहीं रख सकते, 24 घंटे से ज्यादा आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है किसी भी हालात में। उसकी फिर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं अगर कोई मुल्क के खिलाफ काम कर रहा हो, और उसकी कुछ लिमिट्स हैं, और लेकिन ये चीज अप्लाई नहीं करती। एक टर्म है एनिमी एलियन। अगर कोई एनिमी एलियन है, एनिमी एलियन क्या है? एनिमी एलियन ये है कि यानी कोई बैरूनी मुल्क का कोई एजेंट है, कोई अफगान है जो हमले कर रहा है पाकिस्तान पे, कोई इंडियन है, कोई और है, कोई दुश्मन जो है जो पाकिस्तानी नहीं है। हमारा मसला इस जंग में ये है कि आपके ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तानी हैं, आपके अपने लोग हैं, उनको फिर कैसे डिफाइन करें? वो उन्हें फिर आर्टिकल 10 की प्रोटेक्शन। अभी जो हमने अमेंडमेंट देखी, जो भी 2 दिन पहले आई, उसके अंदर उन्होंने जो टर्म यूज की है वो कॉम्बैटेंट एनिमी की है। अब इसके ऊपर एक अलग से एक कॉम्बैटेंट एनिमी, हाँ जी, तो ये टर्म हमारे ये आईन पाकिस्तान में नहीं थी पहले, ये नहीं थी, और इसके ऊपर क्यों इंट्रोड्यूस करना इसके ऊपर क्रिटिसिज्म अलग से होगा कि हम इस मुल्क को एक पुलिस स्टेट बनाने जा रहे हैं, और उस क्रिटिसिज्म में भी थोड़ा सा वजन है, तो बाद में वो अलग से, लेकिन इसकी वजह, इनकी जरूरत देखिए ना। अब 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो एलियंस हैं, जो पाकिस्तानी नहीं है, आपके उज़्बेक हो गए, बाकी हो गए, उनके ऊपर कोई प्रोटेक्शन अप्लाई नहीं करते, ठीक है, वो तो एनिमी एलियन बन गए। उन्हें आर्टिकल 10 का कि जिसमें आप कहते हैं कि आप मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, ड्यू प्रोसेस करेंगे, वो अप्लाई नहीं होता। उनको आप इंडेफिनिटली लॉकअप कर सकते हैं, उन्हें आप इंडेफिनिटली, यानी वो गुआंटानामो बे वाली सिचुएशन बन जाती है। बिल्कुल कर सकते हैं आप, कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता। ठीक होगी। फिर दूसरी वो लोग हैं जो, उन्हें आप कैसे डिफाइन करेंगे? सो एक प्रोविजन रखी गई है कि आप किसी को, लेकिन मुझे एक थोड़ा सा सवाल है मेरे ज़हन में कि जो लोग आपके मुल्क के नहीं होते हैं, अमेरिका में जो लोग अमेरिकन सिटीजन नहीं है, उनको क्या अमेरिका के कानून की प्रोटेक्शन होती ही नहीं है? डॉक्टर साहब, प्रोटेक्शन तो है, लेकिन ये जो रिक्वायरमेंट है 24 घंटे में अपने मजिस्ट्रेट के साथ, ये नहीं है, ये नहीं है। तो अच्छा हुआ ना, ये एक्सप्लेन हो गया, यानी वो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन नहीं, वो लेवल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए 3 लेवल ऑफ प्रोटेक्शन है ना, एक आपके सिटीजंस की प्रोटेक्शन है, फिर एक ऐसे लोगों की प्रोटेक्शन है, किसी हद तक आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कर सकते हैं कि आपके सिटीजंस भी अगर, या कोई भी जो आपके साथ लड़ाई करने की कोशिश कर रहा हो, उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रख सकते हैं 8 महीने तक, 2 साल के किसी भी मुद्दत के अंदर, जिसके अंदर ये पकड़ते भी हैं लोगों को और बंद कर देते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन में। तीसरे फिर वो हैं जो बैरूनी मुल्क आपके ऊपर हमला करते हैं, उनके ऊपर
انہیں جو آپ سے لڑ رہا ہے, یہ نہیں ہے کہ کوئی عام بندہ اسے وہ اچھا, اب یہ جو کمبیٹنٹ اینیمی کی ٹرم اب انہوں نے انٹروڈیوس کی ہے, اس سے کیسے پاکستان کی لا انفورسمنٹ امپاور ہوتی ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا, دو ایشوز ہیں. سوات کے بعد یہ بات سمجھ آئی کہ جب آپ نے جا کے لوگوں کو گرفتار کر لیا, ساروں کو تو آپ نے مارا نہیں, کچھ کو گرفتار کر لیا, وہ کیمپس میں چلے گئے, کس قانون کے تحت اب ان کے اوپر آپ ٹرائل کریں گے؟ ملٹری آپریشن چلتا رہتا ہے, اور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے 24 گھنٹے میں اسے میجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا ہے. 6 مہینے کی مدت اگر آپ نے اسے پکڑ کے رکھا ہے, کہیں بند رکھا ہے, تو آپ اسے کیسے ایکسپلین کریں گے؟ آدھے لوگ وہ مسنگ بن جاتا ہے. دوسرا ایشو یہ ہے جو ہماری اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے اندر بھی انہوں نے امینڈمنٹس کی, اور جو پہلے 2013 میں یہ قانون لایا ہے پروٹیکشن آف پاکستان, اس میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ انویسٹیگیشن میں آپ کی انٹیلیجنس بھی شامل ہو سکتی ہے اور آپ کے فوجی بھی شامل ہو سکتے ہیں. پہلے خالی پولیس کے لیے تھا, اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم پولیس کی تھی. کیونکہ یہ آپریشنز فوج بھی شامل ہوتی ہے, انٹیلیجنس بھی, تو ہوتا کیا تھا کہ آپ نے اٹھا لیا کسی کو, فوج نے اٹھا لیا, انٹیلیجنس والوں نے اسے انٹیروگیٹ کیا, سال بعد جب سمجھ آ گئی کہ کیا کہانی ہے اور اس کے اوپر مقدمہ چلانا ہے آپ نے, پھر آپ اس کے اوپر جھوٹا مقدمہ کرتے تھے. 1 سال بعد کی آپ نے اریسٹ ڈالی اس کے اوپر, تو ساری سٹوری غلط ہوتی تھی. 1-2 منٹ ہے, مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کے کو پروفیشنل ہیں, ایکس سول سرونٹ ہیں, بڑے بریلینٹ وکیل ہیں, بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب جو اب سیکٹری لا ہیں, جن کو گورنمنٹ لے کر آئی ہے, ان کے حوالے سے ایک خبر چھپی. آدمی تو بڑا اچھا, لیکن خبر بڑی خطرناک ہے, اور خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو مسنگ پرسنز کا سارا مسئلہ تھا جو پہلے اب تک ہوئی ہیں بے قاعدگیاں, وہ اب کور ہو گئی ہیں. اس پہ کوئی پینل ایکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, ان کو بتانا ضرور پڑے گا, ڈاکومنٹ کرنا پڑے گا. یہ کیسے ہوئی ہے موومنٹ اس وقت آ کے جنوری میں؟ اس سے پہلے کیوں نہیں کر سکی حکومت 6 مہینے میں؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں, 2 باتیں ہیں. میرا خیال ہے حکومت کی بھی اور عدالت کی بھی ترجیح ابھی تک یہ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ فار کریں. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ آپ غائب ہو گئے, لوگ واپس تو لے کے آئے نا, پتا تو چلے کہاں پہ ہیں, کس نے پکڑا ہوا ہے. پھر اگلی بات ہے کہ اس کے اوپر کیا کانسیکوینسز. آپ اس میں, لیکن اس میں آپ کانسیکوینسز ختم کر دیے. میں نے نہیں پڑھا کہ کس پروویژن کے نیچے یہ بات کر رہے ہیں, لیکن لا کے حوالے سے ممکن ہے کہ ریٹروسپیکٹو پروٹیکشن دینے کی کوشش کی ہو کہ جو بھی چیزیں ہوئی, اور یہ مسئلہ تھا سوات میں, آپ نے لوگوں کو پکڑ لیا, بند کیا ہوا ہے انہیں, سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کریں. لیکن یہ چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے جانے کے بعد ہو رہا ہے. نہیں, ابھی بھی عدالت کا یہ بیان آیا ہے کہ ہم انہیں دیکھیں گے اور اس کی قانونی حیثیت کیا ہے. اس پہ تو الٹیمیٹلی سپریم کورٹ پہ مقدمہ ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ آئین پاکستان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو یہ لا سیکٹری کے کہنے سے نہیں ہوگا, عدالت ظاہر ہے اسے دیکھے گی. لیکن جو میں کہہ رہا ہوں, اس وقت فوکس یہ ہے میرے خیال میں عدالت کا کہ لوگوں کو نکالا جائے, پتا تو چلے کہ کہاں پہ ہیں. اس کے بعد پھر دیکھا جائے کہ کسی نے پاور ابیوز کی ہے یا نہیں کی, اور آئندہ پھر یہ کام. جسٹ کنکلوڈنگ, مطلب ڈو یو شیئر مائی فیلنگ, مجھے ایک فیلنگ ہے کہ پرائم منسٹر نواز شریف کی گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کر رہی ہے. جو ایک ڈس فنکشنل رہا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ ان دس وار اگینسٹ ٹیررزم, اس میں ہم قانون کی مدد سے ملٹری ایکشن, آپریشنبلٹی, انٹیلیجنس لڈ آپریشن, کچھ نہ کچھ ہم ہوتے دیکھ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, جو میرے خیال میں ایک نائیو تھنکنگ تھی اس سے پہلے کہ ہم اچھی طرح سے بات کریں گے اور یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا, میرے خیال میں وہ اس سے بات آگے گئی ہے. جیسے جیسے انہوں نے انٹیلیجنس دیکھی ہے, ان کی بریفنگز ہوئی ہیں, انہیں سمجھ آئی ہے کہ یہ بڑا کمپلیکس مسئلہ ہے, اتنے آرام سے یہ حل نہیں ہوگا. سو وہ جو فیتھ تھا, بلائنڈ فیتھ کے بات چیت کر کے ہم اینڈ آف دی فیز آف دی انوسینس. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. ناظرین, آپ نے ہماری بحث دیکھی. میں یہ کہوں گا, میری یہ فیلنگ ہے کہ آہستہ آہستہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت اس فیصلے پہ پہنچی ہے کہ اس طرح سے معاملات نہیں چلیں گے. ہمیں ایک ڈیسائزو ایکشن کرنا پڑے گا, اور گورنمنٹ ایک ڈیسائزو ایکشن کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. دیکھیے کیا ہوتا ہے, انالیسس ہم جاری رکھیں گے. بہت شکریہ.